Okay. So next topic is energy. Energy is an important input for most of the production, process and consumption activities. क्या होता है एनर्जी? एनर्जी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इनपुट होता है. इनपुट मतलब क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए इसको लगाते हैं एज अ रॉ मटेरियल. बिना एनर्जी के किसी भी चीज़ को ऊर्जा नहीं मिल सकती है, पावर नहीं मिल सकता है. अब बिना पावर के क्या कोई मशीनरी चल सकती है? कोई फैक्ट्री में बिजली आएगी जब उसे पावर नहीं मिलेगा? उसे कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए ही ना. तो एनर्जी को हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है प्रोडक्शन करने के लिए एंड कंजप्शन करने के लिए. इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे प्रोडक्शन और कंजप्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है तो पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एनर्जी. ओके. नाउ एनर्जी में हम ये पढ़ेंगे कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड फॉर एनर्जी. डिमांड, एनर्जी की डिमांड में और इकोनॉमी की ग्रोथ में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है. डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी. अगर एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है. जितना ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा. इन इंडिया एनर्जी इज़ यूज मेनली इन एग्रीकल्चर एंड इन ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया में एनर्जी कहाँ ज़्यादा यूज़ होती है? एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना. इरिगेशन में वाटर के लिए चाहिए रहता है. मोटर से जो है यूज़ करके पानी लेते हैं हम लोग. और ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर वगैरह भी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब अपनी एक सामान को दूसरे सामान में पहुँचाने के लिए तो एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. कौन सा एनर्जी का यूज़ करेंगे हम लोग एक सामान को दूसरे सामान जगह पहुँचाने के लिए? पेट्रोल का, पेट्रोलियम का, हाँ, ये सारी चीज़ों का. एनर्जी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हाउस होल्ड कुकिंग. और एनर्जी हाउस होल्ड कुकिंग में भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. अब एनर्जी को ही टाइप्स बताया है कि कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है या हम उसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसे डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे. तो एनर्जी को कैटेगराइज करने के लिए एक होता है जिसे बोलते हैं कमर्शियल एनर्जी और उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन कमर्शियल एनर्जी. Commercial energy refers to those source of energy which command a price, and mark this point, which command a price. Commercial energy वो एनर्जी होती है जिसमें कोई दाम लगता है, पैसा लगता है. मतलब यूजर्स हैव टू पे अ प्राइस फॉर देम. यानी कि ऐसी एनर्जी जिसको लेने के लिए, जिसको कंज्यूम करने के लिए यूज़र को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा या ख़रीदना पड़ेगा, कह सकते हैं, है ना. अगर वो बिक रही है या पैसे से ले रहे हैं तो ऐसी एनर्जी को बोलते हैं क्या? कमर्शियल एनर्जी. तो ये पे करने के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्या होती है. तो जस्ट इसका उल्टा अगर बोलोगे, नॉन कमर्शियल की बात करेंगे तो नॉन कमर्शियल एनर्जी रेफर्स टू दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच डू नॉट कमांड अ प्राइस. ठीक है. कमर्शियल एनर्जी यूजर्स हैव टू पे अ प्राइस फॉर देम एंड इन नॉन कमर्शियल एनर्जी यूजर्स do not have to pay a price for them. कमर्शियल एनर्जी की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, है ना. ये हम खरीदते हैं, बिजली मुफ्त में नहीं मिल रही है. पेट्रोल में मुफ्त में मिलता है तो कितना लेके घूमते हैं. ठीक है. और कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टेबल. कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टेबल. उसमें एक एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है, हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर पता है क्या होता है? हाइड्रो मतलब पता है क्या होता है? पानी से जो पावर जनरेट होता है ना. पानी से अगर वाटर के सोर्स से अगर पावर जनरेशन होता है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं. सिर्फ वो ही एग्जॉस्टेबल नहीं है, बाकी सारे एग्जॉस्टेबल होते हैं. अब व्हाट इज एग्जॉस्टेबल? इसका मतलब क्या होता है? ख़त्म हो गया. हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो पेएबल भी है. देखो, क्योंकि वो अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास. इस्तेमाल करोगे ख़त्म हो जाएगा, फिर नया नहीं आ रहा है. बहुत सालों तक, कई लाखों सालों तक नया नहीं आ रहा है. जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया ना, तो कई साल तक नहीं आ रहा है, उसे एग्जॉस्ट है. इसमें से एक जो कमर्शियल है जो कि हाइड्रो पावर होता है वो क्या होता है? वो नॉन एग्जॉस्टेबल है, बाकी सारे एग्जॉस्टेबल है. और नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात करेंगे, इट रेफर्स टू दोज विच डू नॉट कमांड अ प्राइस. एग्जाम्पल फायरवुड हो गया, लकड़ी हो गई. पेड़ लगाओ फिर से लकड़ी आ जाएगी, लेकिन पेड़ लगाओ भी तो, सिर्फ काटो नहीं, है ना. एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें जो निकलता है वो उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जलाने के काम आता है. सूख जाती हैं जो पत्तियाँ या जो झाड़ी हो गई वो सब हो गया. और ड्राई डंक्स मतलब
गोबर है ना। हाँ, तो वो जितने अगर जानवर हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, खाद के लिए नहीं, आग जलाने के लिए भी यूज़ होता है, गोरी जिसे कहते हैं, है ना। हाँ, खाना भी बनता है उससे, ठीक है। नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल। नॉन कमर्शियल में जनरली रिन्यूएबल वाली चीज़ें ही आती हैं। उसे नॉन कमर्शियल है तभी वो हमें जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं, ऐसे ही फ्री में मिल सकता है। कहीं भी गोबर है उसको सुखवा दो कहीं भी पैसों से मिलता है। हाँ, नहीं तो तुम खुद ही ले लो। और these are generally available for free of cost as they are found in nature और फॉरेस्ट में या नेचर में मिल जाता है जनरली। ये इतना ज़्यादा यूजेस बढ़ गया है, इतना ज़्यादा लोग लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्यों, ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी कह सकते हैं ना। तो ये जो नॉन कमर्शियल चीज़ें हैं वो भी अब दाम पे बिकने लगी हैं, यहाँ तक कि अब सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए भी पैसा देना ही पड़ा है, जो कि एयर तो फ्री होता है लेकिन उसके लिए भी लोग जो है कुछ पे कर रहे हैं शुद्ध हवा लेने के लिए, है ना। तो ये सब क्या है, एक तरह से पॉल्यूशन है और ओवर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग आ गए हैं, जितनी चीज़ें नहीं उससे ज़्यादा उसके यूज़र्स आ गए हैं। हाँ, more than 60% of the Indian household depend on traditional sources of energy for meeting their regular cooking and heating needs ना। कुकिंग करने के लिए या हीट करने के लिए, जैसे कि नेचुरल जो है, अगर वार्म करने के लिए एटमॉस्फेयर को, 60% से ज़्यादा हाउस होल्ड जो हैं वो ट्रेडिशनल सोर्स पे डिपेंडेंट है। 60% से ज़्यादा हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर ट्रेडिशनल मतलब कि यही नॉन कमर्शियल जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। 90% दिया हुआ है अपडेटेड बुक में। 90% कुकिंग के लिए ना यूज़ करते। हाँ, तो ये ना रूरल हाउस होल्ड लिखा हुआ था। अगर हम गांव में जाएंगे तो वहाँ पे तो 90% यूज़ करें, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे तो 60%, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 60 है, इसके अंदर अर्बन और रूरल दोनों लोग इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, अगर इसी को हम बात करेंगे कि एनर्जी को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड। किस सोर्स से एनर्जी को लिया गया, उसके सोर्सेज में दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी बना सकते हैं उसकी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ तक के नोट्स भी हमने आपको सेंड किए हैं, है ना। उसके नीचे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स भी दिख रहा होगा। तो देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? इट रेफर्स टू द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग। जो एनर्जी हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसका समय ज़्यादा हो गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी एनर्जी जो लंबे समय में मिलती है, यानी कि बहुत उसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा तब जाके वो प्रिपेयर हुई। जैसे फॉसिल फ्यूल कह रहे थे, है ना, कई लाखों सालों तक बनते बनते फिर वो आया था, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एक्सेट्रा। दीज सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल होता है, रिन्यू नहीं हो पाता। एक बार इस्तेमाल किया, पेट्रोल जल गया, ख़त्म हो गया। अब हम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद फिर से पेट्रोल आ जाएगा, हाँ, रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी आर जनरली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, जिसमें पैसा देना पड़ता है और पैसा देना नहीं भी पड़ता है ना। नहीं, वो दोनों ही चीज़ें कन्वेंशनल में आता है। वो दोनों ही चीज़ें किस में आता है? ज़्यादातर कन्वेंशनल में आता है। क्या कमर्शियल में? एग्जॉस्टेबल में ना, हाँ, लेकिन हाँ, बाकी सारी चीज़ें तो आती ही हैं। देखो, बोला है ना, कन्वेंशनल में ज़्यादातर जो कमर्शियल नॉन कमर्शियल की ज़्यादातर चीज़ें कन्वेंशनल होती हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से यूज़ हो रही हैं वो, इसलिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? इट रेफर्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू यूज़ रिसेंटली, जिसका अभी इस्तेमाल करना हाल ही में चालू हुआ है। जैसे हमें सोलर सन हमारे पास कितने जन्मों से है, लेकिन हम लोग क्या सन का यूज़ कर रहे थे? सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे थे, जो कि अब जाके ज़्यादा रिसेंटली जो है, हाँ, रिसेंटली जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी का, हाँ,
ये सारे का ये सब थे हमारे पास, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे। दीज सोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल। और सोलर बहुत है हमारे पास, एक ऐसा एनर्जी है सोलर एनर्जी जिसको कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसका हम लोग बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले नहीं पता था, अब जाके जैसे लोगों के यहाँ सोलर पैनल लगना स्टार्ट हुआ है। क्या पहले ऐसा था? कितने टाइम बिजली हम लोग वेस्ट करने के बाद जो है उसको अब यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज भी पढ़ ही लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डायरेक्ट सोर्सेज, प्राइमरी को डायरेक्ट सोर्सेज भी बोलते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर गिफ्ट ऑफ नेचर एंड डू नॉट नीड एनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यूजिंग देम। जो सोर्स जैसा है एज इट इज़ हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा हमें नेचर से मिला उसको अगर हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्राइमरी। अगर उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस कर दिया हमने, उसको कुछ नई चीज़ बना दी, तो वो बन जाता है क्या? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्स में क्या बोल सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, हाँ, एनर्जी को हमने बनाया ना, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ठीक है, क्योंकि इन्हें प्राइमरी से बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंजप्शन ऑफ पैटर्न ऑफ एनर्जी, जो कि 5th टॉपिक है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।